प्यारे दोस्तों, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी के साथ। आज की कहानी में आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। सुनते हैं आज की कहानी। बहुत ही पुराने समय की बात है कि एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। वहाँ उसने एक बारहसिंगे को देखा तो उसने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया और कई मील तक उसका पीछा किया, पर फिर वह घने जंगल में चला गया और गायब हो गया। राजा अपनी इस बदकिस्मती पर बहुत ही दुखी और नाउम्मीद हुआ और लौट आया। जब वह अपने खेमे की तरफ लौट रहा था तो उसने सड़क के किनारे पर झाड़ियों के पीछे से किसी के रोने की आवाज़ सुनी। उसने उसके अंदर झांका कि वहाँ कौन है, तो उसने देखा कि वहाँ 16-17 साल की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसको देखकर वह उसे देखता ही रह गया। उसने उससे बड़ी ही नम्रता से पूछा कि कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। वह बोली कि महाराज, मैं चीन के राजा की बेटी हूँ और मेरे पिताजी एक लड़ाई में बंदी बना लिए गए और मैं दुश्मन के बंदी बनाए जाने के डर से वहाँ से भाग निकली हूँ। और मैं पहले एक जगह गई थी जहाँ पर मैं नदी में डूब जाना चाहती थी, पर गांव वालों को मेरे इरादों का पता चल गया तो उन्होंने आकर मुझे बचा लिया। इसके बाद मैं यहाँ चली आई। महाराज, आपने तो मेरी ये कहानी सुन ली, अब आप अपनी बताएं। तो राजा बोला कि ऐ सुंदरी, मैं इस देश का राजा हूँ और शिकार खेलने के लिए निकला हूँ और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने तुम्हें देख लिया, वरना तुम यहाँ पता नहीं कब तक अकेली पड़ी रहती। ये सुनकर वह लड़की रो पड़ी। राजा ने फिर पूछा कि सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो? लड़की बोली कि मैं अपने माता पिता और देश के लिए रोती हूँ। मैं अपने लिए भी रोती हूँ। मैं यहाँ क्या करूँगी? मेरा यहाँ कोई घर नहीं, मेरा यहाँ कोई अपना नहीं है। राजा बोला कि तुम रो नहीं, आगे से मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। आओ मेरे साथ मेरे महल में चलो, अब से तुम वहाँ ही रहना। लड़की बोली कि हाँ, मैं आपके साथ खुशी खुशी चलूँगी। आप मुझे अगर अपनी पत्नी बनाओगे तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती हूँ। तो राजा बोला कि चलो फिर प्रिय, तब तुम मेरे साथ चलो। महल पहुंचकर उन दोनों की शादी हो गई। राजा अपनी इस चीन वाली रानी को धीरे धीरे और भी प्यार करने लगा। उसने उसके लिए डल झील के पास 5 महल का एक महल बनवाया और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगा। उससे भी ज़्यादा समय जितना कि वह अपनी दूसरी पत्नियों के साथ कुल मिलाकर बिताता था। पर उसको ये पता ही नहीं था कि वह किस नीच लड़की के साथ रह रहा था जिससे उसको इतना प्यार हो गया था, और ना उसको ये पता था कि वह एक बहुत ही बुरी बीमारी उसको दे रही है। धीरे धीरे राजा के पेट में दर्द रहने लगा तो उसने कई हकीमों को बुला भेजा। तो कुछ ने उसको किसी बात की सलाह दी तो कुछ ने किसी की, पर किसी की दवा और सलाह उसको ठीक नहीं कर सकी। एक दिन एक जोगी अपने गुरु के लिए दूध गंगा से उसका पानी लाने और हरी पर्वत की मिट्टी लाने के लिए इस देश के ऊपर से उड़ा और उसने ये शानदार महल देखा जो राजा ने अपनी चीन वाली पत्नी के लिए बनवाया था। कुछ आराम करने के इरादे से वह योगी नीचे उतरा और उस महल में घुस गया। उसने वह पवित्र पानी एक कमरे में एक कोने में रखा और वह पवित्र मिट्टी उसके दूसरे कोने में रखी और एक कीमती मरहम तकिए के नीचे रखा और राजा के बिस्तर पर लेट गया। इसी बीच राजा आ गया। वह अपने बिस्तर पर एक जोगी को आराम करते हुए देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसकी निगाह मरहम की उस छोटी सी डिबिया पर पड़ी जो कि उसके तकिए के नीचे रखी हुई थी। पवित्र पानी एक कोने में रखा हुआ था और दूसरे कोने में पवित्र मिट्टी रखी हुई थी। ये सब देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसके मन में ये इच्छा जाग उठी कि देखूं कि ये जोगी उठकर क्या करता है। सो वह वहीं बैठ गया और उसके उठने का इंतज़ार करने लगा। उसको जोगी के उठने का बहुत ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ा, पर जब जोगी उठा
तो वह तो ये सब देखकर बहुत चक्का ही रह गया कि ना तो वहाँ पर वह पवित्र पानी था, ना पवित्र मिट्टी थी और ना ही कीमती मरहम की डिब्बियाँ थी। असल में राजा ने उनको ले लिया था। तो जोगी को जागा हुआ देखकर राजा बोला कि ओ जोगी, तुम डरो नहीं, मैंने वे सब चीज़ें संभाल कर रख दी हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो, फिर मैं तुम्हें वह सब कुछ दे दूँगा। तो जोगी ने उसे सब कुछ बता दिया और राजा ने भी उसकी वे सब चीज़ें उसको वापस कर दी। उसने राजा को फिर सिर झुकाया और महल छोड़कर चला गया। वह बहुत जल्दी ही अपने गुरु के पास पहुंच गया। उसके गुरुजी ने उसके देरी से आने की वजह पूछी। उसने उनको अपने देरी से आने की वजह बता दी और उसने उनको ये भी बताया कि कैसे वह एक राजा के बिस्तर में सोया हुआ पाया गया और राजा ने उससे कैसे बातचीत की। तो गुरुजी ने जब ये सब कुछ सुना तो वो बोला कि ये एक अच्छा आदमी था, मैं उसका आभारी हूँ क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारा कीमती मरहम और दूसरी चीज़ें वापस कर दी। चलो मुझे तुम उसके पास ले चलो। तो उस मरहम की सहायता से वह दोनों उस देश के ऊपर उड़े और राजा के पास पहुँचे। योगी ने राजा से कहा कि उसके गुरुजी उससे मिलने के लिए आए हैं और उसे धन्यवाद देने के लिए आए हैं। तो वह आपके बहुत ही आभारी हैं कि आपने मुझे उनकी चीज़ें वापस कर दी। तब गुरु ने कहा कि मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, आप अपनी खुशी से मुझसे कोई भी चीज़ मांग सकते हो, मैं आपको वह दे दूँगा। तो राजा उसके सामने झुकते हुए बोला कि हे ऋषिवर, मुझे एक रोग लग गया है, मेरा पेट बहुत दर्द करता है, सारे हकीमों की कोई भी जानकारी उसको ठीक नहीं कर सकी, अगर आप इसको ठीक कर दें तो मैं आपका बहुत ही आभारी होऊंगा। तो ऋषि ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि ठीक है, आप मुझे अपना पेट दिखाइए। तो कुछ देखकर उसने राजा से पूछा कि क्या आपने अभी अभी कोई नई शादी की है? हाँ हाँ कहकर राजा ने उसको अपनी चीनी पत्नी के मिलने की हालात और फिर उसे शादी की बात पूरी तरीके से बता दी। ऋषि बोला कि मुझे इसी का शक था, अगर आप बिना दवा के 40 दिन और रहते तो आप मर जाते, पर आप अब सुरक्षित हैं, मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। जो मैं कहता हूँ आप वही करो, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आज की शाम अपने रसोइये को अपनी पत्नी के खाने में ज़्यादा नमक डालने के लिए कहिए और फिर उस कमरे में जहाँ वह सोती है वहाँ ये पक्का कर दीजिए कि पीने के लिए पानी वहाँ पर ना हो और आप खुद भी सारी रात जागते रहिए और सुबह होने पर मुझे बताइए कि रात को क्या हुआ था। आप डरना नहीं, आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। इतना कहकर ऋषि और उसका चेला दोनों चले गए। राजा ने ऋषि का कहना माना। राजा ने देखा कि बीच रात में रानी उठी और उसको प्यास लगी थी। उसने पहले अपने कमरे में पानी खोजा, पर पानी ना मिलने पर पहले उसने देखा कि उसका पति सोया हुआ है या नहीं। फिर उसने एक नागिन का वेश धारण किया और बाहर चली गई और वह झील पर पानी पीने के लिए गई। वहां जाकर उसने पानी पिया और पानी पीकर अपने कमरे में वापस आकर फिर एक स्त्री का रूप ले लिया और अपने बिस्तर पर सो गई। राजा ने ये सब कुछ देखा और ऋषि को बताया। तो ऋषि बोला कि राजन, ये स्त्री नहीं है बल्कि एक बीहा है, और अब आप मेरी बात सुनें कि अगर किसी सांप पर 100 साल तक किसी आदमी की नज़र नहीं पड़ती है तो उसके सिर पर एक ताज बन जाता है और वह शाहमार बन जाता है। अगर उससे अगले 100 साल तक भी उस पर किसी आदमी की नज़र ना पड़े तो वह एक अजगर बन जाता है, और अगर 300 साल तक उस पर किसी आदमी की नज़र नहीं पड़ती तो वह बीहा बन जाता है। बीहा अपने आप को कितना भी लंबा कर सकता है, उसके पास बहुत ताकत होती है, वह अपनी शक्ल भी बदल सकता है। उसको स्त्री की शक्ल लेना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है ताकि वह आदमियों के साथ रह सके। राजन, आपकी पत्नी वही है। तो राजा एकदम से चिल्ला पड़ा,
उफ, काश मुझे ये सब कुछ पहले मालूम होता, पर इस भयानक जीव से बचने का कोई उपाय है? ऋषि बोला, हाँ राजन, ज़रूर है, पर आपको थोड़ा सब्र करना होगा। आप अपनी पत्नी के पास वैसे जाते रहिए जैसे कि अब तक जाते रहे हो, क्योंकि अगर उसको शक हो गया तो वह आपको मार डालेगी। उसकी एक फंकार से ही सारा देश नष्ट हो जाएगा। इस बीच आप लाख का एक घर बनवाइए और उस पर सफ़ेद रंग की कली पतवा दीजिए ताकि उसकी लाख दिखाई न दे। उसमें 4 कमरे होने चाहिए, एक बैठने का कमरा, एक खाने का कमरा, एक सोने का कमरा और एक नहाने का कमरा। खाने के कमरे में एक कोने में एक बड़ा सा ओवन होना चाहिए जो कि ढका हुआ हो। जब ये सब कुछ तैयार हो जाए तो आप बहाना करें कि आप बीमार हैं। आप हकीम से कहलवाएं कि राजा को 40 दिन तक अकेले रहना है। उससे ये कहलवाया जाए कि आप उस लाख के मकान में चले जाएं और उसमें उस स्त्री के अलावा और कोई नहीं आएगा। जब ये सब कुछ तैयार हो गया तो वह चीनी स्त्री को बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि अब राजा कम से कम 40 दिन तक के लिए उसी का होकर रहेगा। अब वह उसकी बीमारी में जो चाहे कर सकती है। ऐसा कुछ दिन तक चला तो उसके बाद ऋषि राजा से बात करने के लिए फिर से वहां आया। राजा से कहा कि एक दिन वह खाने के कमरे का ओवन जलाकर रखे और अपनी पत्नी से खास रोटी बनाने के लिए कहे। जब वह ये देखने के लिए लगी हो कि वह रोटी कैसी है, पक रही है, तो वह उसको पट्टी में धक्का दे और जितनी जल्दी हो सके उस ओवन का दरवाज़ा बंद कर दे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वह बाहर निकल आए और सारे देश को ही नष्ट कर दे। राजा ने ऐसा ही किया। जब ये सब कुछ हो गया तो राजा ने गर्मी बढ़ाने के लिए उस घर में भी आग लगा दी। तो ऋषि ने जब ये सुना कि राजा ने क्या किया तो वह बोला कि ये आपने बहुत ही अच्छा किया है। अब आप अपने महल में आइए और वहाँ 2 दिन तक इंतज़ार कीजिए। तीसरे दिन आप मेरे साथ आइए, मैं आपको एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाऊंगा। तीसरे दिन ऋषि राजा को साथ लेकर उस जगह पर गया जहाँ वह लाख का घर खड़ा था, पर अब वहाँ तो राख के सिवा कुछ भी नहीं था। तो ऋषि बोला कि राजन, ध्यान से देखिए, आपको यहाँ एक पत्थर दिखाई देगा। राजा ने ध्यान से देखा तो उसको वह पत्थर मिल गया। वह बोला कि हाँ, ये रहा पत्थर। तो ऋषि ने पूछा, ये तो ठीक है, पर आप क्या लेना पसंद करोगे, पत्थर या राख? तो राजा बोला, जी पत्थर। तो ऋषि बोला कि ठीक है, आप पत्थर ही ले लीजिए, मैं राख ले लेता हूँ। ये कहकर उसने सारी ही राख समेटी, उसने कपड़े में बांधा और अपने चेले के साथ गायब हो गया। उसके बाद राजा अपने महल को चला गया। उस दिन के बाद से राजा ठीक हो गया। वह पत्थर जो उसने चुना था, बाद में उसे पता चला कि वह एक पारस था जिससे शून्य में कोई भी धातु सोना बन सकती थी। पर उस राख में क्या गुण था ये राजा को कभी पता नहीं चला, क्योंकि फिर कभी भी उस ऋषि और योगी से वो नहीं मिला। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत।